आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें जो बताई जाएंगी वो आप पहले से भी जानते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि प्राकृतिक आपदा होती क्या है। तो प्राकृतिक आपदा जो तात्कालिक हो, अप्रत्याशित हो और दुर्भाग्यपूर्ण हो और जिससे बहुत सारे व्यक्ति प्रभावित होते हो, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तात्कालिक यानी तत्काल घट जाए, अचानक से घट जाए, पता भी न चले। अप्रत्याशित, कई बार देखें कि कुछ चीजें घटती हैं, जैसे भूकंप आ गया, अचानक से आया और इतना भयंकर आ गया, उसका रिएक्टर स्केल इतना ज्यादा 7, 8 कि समझ में नहीं आया कि इतना जो भूकंप आया है उससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। और दुर्भाग्यपूर्ण भी होती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है, मृत्यु हो जाती है, इसके साथ साथ उनके घर तबाह हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं को तात्कालिक, अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना जाता है, जिससे अनेक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। और मनुष्य आज तक एग्जैक्ट ये नहीं जान पाया है, मतलब अब तो काफी कुछ टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि हाँ कब आने वाले हैं, या जो सुनामी उठा वो कब तक समुद्र तट तक पहुंच जाएगा। ये सारी चीजें थोड़ी बहुत जानकारी होने लगी हैं। लेकिन भूकंप के बारे में कहें तो आज भी ये पता ही नहीं चल पाया कि कब भूकंप आएगा और कितना भयंकर आएगा, ये सारी चीजें। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य आज तक क्या नहीं जान सका कि ये घटनाएं कब घटित होंगी, कितनी मात्रा में घटित होंगी और कितने व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती हैं। अब मुख्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी बात करें तो इसमें तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, आग लग जाना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, ये सारी घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। और ये विध्वंसकारी घटनाएं अकस्मात होती हैं, जैसा मैंने कहा ना, तत्काल, अचानक से। और कई बार इनकी जो तीव्रता होती है या इनका जो समय की बात करें, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, समय अवधि होती है, बहुत कम होती है। लेकिन बहुत कम होने के बाद भी वो इतनी भयंकर होती है उसकी तीव्रता कि वो बहुत से व्यक्तियों को तबाह करके रख देती है, उनके संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देती है। और इन आपदाओं के कारण व्यक्ति अपना समायोजन खो देता है, अपना मानसिक संतुलन, अपना सामाजिक समायोजन, ये सारी चीजें इनसे प्रभावित होती हैं। और प्राकृतिक आपदाओं के बाद व्यक्ति का स्वास्थ्य भी, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। तो जब व्यक्ति ही नहीं स्वस्थ है, तो व्यक्तियों से ही समाज बनता है, तो हम स्वस्थ समाज की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्तियों से ही होता है। और समाज अवनति की ओर चला जाता है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे जाने लगता है। अब प्राकृतिक आपदाओं ये अचानक से घटती हैं, तो इनके बारे में कोई हम रिसर्च भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी रिसर्च होते हैं वो घटनाओं के घट जाने के बाद ही पॉसिबल होते हैं। जैसे जब घटना घट रही है, मान लीजिए भूकंप आ रहा है, तो भूकंप आते टाइम किसी से उसके मन की स्थिति तो पूछ नहीं सकते। उस टाइम तो हमें खुद अपनी जान बचानी होगी कि कहीं कोई घर हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। या बाढ़ आ रहा है
तो ऐसी कंडीशन में हम किसी से उसकी मनःस्थिति के बारे में नहीं जान सकते। ये कब जान सकते हैं? जब वो घटना घट जाए। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ प्रमुख प्रकार के बारे में कि प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर देखें, पहली प्राकृतिक आपदा अर्थक्वेक या भूकंप। अब भूकंप होता क्या है? तो जमीन के नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और भी अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो कई बार क्या होता है, उन प्लेटों का आपस में घर्षण हो जाता है, प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं, उनकी वजह से भूकंप आ जाता है। या आप देखें कई बार ज्वालामुखी फटने से, ज्वालामुखी अगर फटता है तो उसके आसपास के एरिया में भी भूकंप आ जाता है, बहुत तेज आवाज होती है। इसके साथ साथ जब भी भूकंप आता है तो कई बार पहाड़ियां भी, पहाड़ी चट्टाने ये सब भी खिसक जाती हैं, अपने स्थान से खिसक कर नीचे की तरफ आ जाती हैं, जिससे जो आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे मानव रह रहे हैं या पशु रह रहे हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और कई बार तो जो बांध है, नहरें हैं, ये भी भूकंप की वजह से तबाह हो जाती हैं। अब भूकंप को हम मापते कैसे हैं? तो भूकंप को हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं, और अगर 6 से 7 के बीच में या 7 से ऊपर अगर इसकी तीव्रता होती है, 6 से 7 रिएक्टर स्केल की तीव्रता होती है, तो माना जाता है कि भूकंप का जो क्षति पहुंचाने का स्केल है वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर 6 से 7 रिएक्टर का भूकंप आया तो यानी बहुत ज्यादा ही क्षति पहुंच जाएगी। 2 से लेकर मतलब 2.5 से लेकर 4.5 रिएक्टर तक के जो भूकंप रहते हैं, वहां पर हानि की संभावना बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी कम होती है। मतलब उस टाइम पर सिर्फ जहां पर भूकंप आया है, जो भूकंप का केंद्र रहा है, वहीं पर हानि ज्यादा होती है, आसपास के एरिया में उतनी हानि नहीं होती है। अब भूकंप से हम बच कैसे सकते हैं? तो भूकंप का तो पता तो चलता नहीं है कि कब आएगा। हाँ, जब आ जाए तो ये कर सकते हैं हम कि हम घर से बाहर निकल जाएं, या घर में है तो जैसे मेज, पलंग के नीचे या कोने में हम जाकर छुप सकते हैं। इसके बाद हम बात करें बाढ़ की। तो बाढ़, आप सब हो सकता है कभी ना कभी बाढ़ का सामना किए हों, खासकर ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो गांवों में रहे होंगे। तो बाढ़ होता क्या है? बाढ़ में क्या होता है कि पानी का बहुत बड़ा भाग तेजी से बहता है, और जमीन व निचले स्थानों पर, मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ जमीन आ रही है, उस पर पानी भर जाता है। आप देखें, आप अगर पानी गिरता है तो जो गड्ढे होते हैं वहां पर वो भर जाता है, और वो बाकी जमीन, ऊपर की जमीन से वो लेवल हो जाता है। तो ऐसे ही जब बाढ़ बहुत ज्यादा तीव्र गति से पानी बहता हुआ आता है, और ये आता कब है? जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या बांध टूट जाए। कई बार बांध के टूटने से भी, या बहुत ज्यादा बारिश होने से, या पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाने से ये जो नदी का स्तर है या जो झीलों का पानी का स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर उठ जाता है। तब हमें संकेत दिया जाता है कि नहीं, बाढ़ आ सकती है या बाढ़ आने वाली है। बाढ़ के बारे में एक बार फिर, मतलब भूकंप की अपेक्षा बात करें तो एक बार को पता चल जाता है कि हाँ, बारिश हुई है, बाढ़ आ सकती है। तो कई बार हम क्या कर सकते हैं कि उससे बचाव कर सकते हैं, वहां से, ऐसे स्थान से हम हट सकते हैं जहां पर बाढ़ आने की संभावना बन रही हो। बाढ़ में हजारों व्यक्ति, पशु पक्षी, सभी चीजों का नुकसान होता है। आवासीय घर जलमग्न हो जाते हैं, और कई बार तो जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स अगर बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूट कर नीचे आ गया है तो उसकी वजह से भी बाढ़ आने की संभावना बन जाती है। बाढ़ पर हम नियंत्रण कैसे लगा सकते हैं? तो बाढ़ पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि अधिक भूमि पर खेती किया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। समुद्री इलाकों में मैंग्रोव पेड़ जो होता है उसको बहुत ज्यादा लगाया जाए, जिससे कि वो बाढ़ को रोक कर रखते हैं, वो एक बांध का काम करते हैं।
और अगर बाढ़ आ गया है तो जो रेत के बोरे होते हैं, मतलब रेत होती है, रेत को बोरों में भरकर बाड़ लगाया जाए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बाढ़ को रोक सकते हैं। सूखे की बात करें तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है और ये भी व्यक्तियों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है, खासकर ऐसे व्यक्ति जो खेती का कार्य करते हैं। सूखा होता क्या है, मतलब जब जो बारिश है वो एक औसत स्तर से भी नीचे की बारिश हो तो उस कंडीशन में जो भूमि होती है उसे आवश्यक जल नहीं मिल पाता है और वो भूमि सूख जाती है। अब जल नहीं है तो जल की वजह से जो खेती हो रही है, जो अनाज हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। तो इनकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों चीजों की कमी से बड़ी मात्रा में व्यक्तियों में बीमारियां आ जाती हैं और कुछ व्यक्ति तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सूखे से हम बच कैसे सकते हैं, तो सूखे के लिए जो आजकल देखें पानी की समस्या से बचने के लिए जो गांव में जो नहर थे या जो कुएं थे उनकी गहराई को बढ़ाया जाए, कुओं की स्थापना की जाए। आजकल देखें तो कुएं लगातार खत्म होते जा रहे हैं, तो या जो पुराने तालाब हैं उनको फिर से उनका जीर्णोद्धार किया जाए, उनको खुदाई करके उनको प्रॉपर एक व्यवस्थित रूप में रखा जाए, जिससे कि कभी अगर पानी की कमी हो तो हम वहां से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, अगला डिजास्टर है चक्रवात या साइक्लोन। ये एक टाइप का तूफान होता है और ये उन इलाकों में जो समुद्र से सटे हुए हैं, समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, वहां पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ये इसमें होता क्या है, तो इसमें आप जैसे चित्र में देख पा रहे हैं कि जो वायु है वो घड़ी की सुई की तरह गोल गोल घूमते हुए और अपने साथ बहुत तीव्र गति से, कई बार तो अगर समुद्र में आ रहा है तो समुद्र के जो पानी है उसको भी अपने साथ बहाकर तट की तरफ लाता है, जिसकी वजह से वहां के क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग पशु पक्षी जानवर, सभी के सभी वहां पर प्रभावित होते हैं इससे। और अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग नाम भी दिया गया है, जिससे कहीं पर इसको टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, कहीं पर हरिकेन्स के नाम से, कहीं पर टाइफून्स के नाम से। और जब ये चक्रवात आते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा बारिश, बिजली चमकना, गर्जन, ये सारी चीजें होती हैं। और इनका जो विस्तृत क्षेत्र होता है, मतलब कितने क्षेत्र में ये प्रभाव डालते हैं, तो ये 320 से लेकर 480 किलोमीटर के क्षेत्र में इनका प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद लास्ट हमारा है हिमपात या हेलस्टॉर्म। हिमपात आप सभी ने देखा होगा, बचपन से लेकर अब तक कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आसमान से जब बारिश में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, आइस के टुकड़े गिरे होंगे, तो उसी को हम हिमपात कहते हैं। अब ये कई बार बहुत छोटे होते हैं और कई बार इनका आकार काफी बड़ा भी होता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में आप। और इनसे जो सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है तो वो किसानों को, खासकर ऐसे किसान जिनकी जो अनाज है वो अभी खेतों में पक चुके हैं, लगे हुए हैं, बस कटने की तैयारी हो रही है और अचानक हिमपात हो जाता है और उनका पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का नेचुरल डिजास्टर है जो कि व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि कब आएगा, कैसे आएगा। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कुछ प्रमुख नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं की बात की। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।